दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से आपका नया फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या फिर असेसमेंट ईयर 24-25, वो स्टार्ट हो जाएगा। और उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे जो है नए प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कि आपको ध्यान में रखकर चलने हैं जब आप कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। तो वो बदलाव क्या क्या रहने वाले हैं दोस्तों, आपके ऊपर कौन सा जो है टैक्स रिजीम वो एप्लीकेबल रहने वाला है, क्या कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाली है, क्या न्यू टैक्स रेट रहने वाला है, लीव एनकैशमेंट को लेकर कोई बदलाव है, कैपिटल गेन को लेकर कुछ चेंजेस हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई चेंजेस हैं, एमएसएमई के लिए क्या बदलाव किए गए हैं, टीडीएस किस तरीके से कटना है, कौन से नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। और आपके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा जो चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। मीन्स 1 अप्रैल 2023 कल से ही दोस्तों ये सारे के सारे प्रोविजन जो है इनकम टैक्स के ऊपर आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो चलिए वो सारे चेंजेस क्या है वो डिटेल में एक बार देख लेते हैं और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहली बात आती है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम की। अब क्या है दोस्तों, ये जो बजट पेश किया गया था फरवरी 2023 के अंदर, तो यहाँ पे देखिए जो आपका न्यू टैक्स रिजीम था, न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम जो है वो बना दिया गया था इनकम टैक्स पर्पस के लिए। तो क्या था, जो भी आपके इनकम टैक्स में जो भी आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा या टीडीएस की रिडक्शन होगी दोस्तों, वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एम्प्लॉयर है, अब वो आपका जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो आपका न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही डिडक्ट करेगा। तो पहले तो आपके पास ऑप्शन होता था कि आप अपने एम्प्लॉयर को बता देते थे कि आपको जो टीडीएस काटना है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर काटना है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर काटना है। बट बाय डिफ़ॉल्ट अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो उससे आपको नुकसान क्या होगा कि दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे चैप्टर 6A के अंदर, मीन्स 80C से लेकर 80U तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलता है। जैसे 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पीपीएफ ले लेते हैं, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई एफडी करा लेते हैं 5 साल से ज़्यादा की, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, होम लोन का प्रिंसिपल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। 80C में 80D में हो गया, मेडिक्लेम की डिडक्शन हो गई। तो उन डिडक्शंस का बेनिफिट आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपका वो हाईयर साइड में ही जो है आपका टीडीएस डिडक्ट करके चलेगा अगर आप जो है 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं। पर दोस्तों आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा आईटीआर फाइलिंग करते हुए। तो अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कट भी गया है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पर आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा और अकॉर्डिंगली अपना जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है हाईयर रेट से, तो उसको आप रिफंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला चेंज। तो दूसरे चेंज की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, टैक्स रिबेट की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो पहले क्या था कि जो टैक्स रिबेट थी वो 5 लाख रुपए की थी, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। बट अब क्या हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अब आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर दोस्तों ये जो लिमिट है ये 7 लाख रुपए की हो गई है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि 7.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या पेंशनर हैं। क्योंकि जो 7.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी या पेंशन होगी तो उसमें से 0.50,000 की आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये आपकी इनकम जो है 7 लाख पे आ जाएगी और 7 लाख तक का आपके ऊपर किसी भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो देखिए ये जो आपका ये जो लिमिट बढ़ाई है आपकी, उसको फ़ायदा कितना आपको हुआ इससे। तो देखिए पहले जो आपकी 5 लाख की लिमिट थी वहाँ पर आप सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाती थी और 12,500 तक का टैक्स जो है आपका जो है दोस्तों माफ़ हो जाता था। बट अब जो ये लिमिट है इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 7 लाख से न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो अब जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 25,000 टैक्स का जो है बेनिफिट होने लगा है। तो देखिए बहुत बड़ा चेंज ये किया गया है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की कोशिश है वो न्यू टैक्स रिजीम को जो है अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश है, इसलिए न्यू टैक्स रिजीम में इस रिबेट को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। तो देखिए एक है दोस्तों अब न्यू टैक्स स्लैब। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो स्लैब था दोस्तों वो आज भी ऐसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में था 2023-24 में भी वही रहने वाला है। बट जो ये न्यू टैक्स रिजीम है दोस्तों अब इसके अंदर जो है चेंज कर दिया गया है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। तो जो इनकम टैक्स स्लैब है आपका जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल होगा वो न्यू टैक्स रेट्स के साथ एप्लीकेबल होगा। और जो न्यू टैक्स रेट हैं दोस्तों वो अब आपके ये रहने वाले हैं। तो देखिए 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, 3 से 6 लाख 5% लग जाएगा, 6 से 9 जो है 10% लग जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 7 लाख तक आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगने वाला है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वहीं 9 से 12 15% हो जाएगा, 12 से 15 20% हो जाएगा और 15 से
अबव 30% हो जाएगा। तो ये जो है इनकम टैक्स का स्लैब आया है न्यू टैक्स रिजीम के लिए, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। वहीं बात करूँ दोस्तों मैं एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में तो किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया गया है। पहले भी आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, अब भी आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। बट देखिए दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगी, अगर आप एक सैलरीड या पेंशनर हैं। क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ये आपको सैलरीड या पेंशनर को ही मिलती है, इसके अलावा किसी भी पर्सन को ये नहीं मिलती है अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है, पेंशन इनकम नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम वालों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अट्रैक्ट हों। अब देखिए दोस्तों एक लीव एनकैशमेंट को लेकर जो है टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। तो पहले क्या होता था, जो भी नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय होते थे दोस्तों, जब वो रिटायर होते थे तो वहाँ पर उनको जो लीव एनकैश मिलती थी या लीव एनकैशमेंट मिलता था, वो अपनी छुट्टियों को एनकैश कराते थे, तो वहाँ पर उनको एक एग्जेम्पशन मिलती थी, और वो एग्जेम्पशन की जो अमाउंट होती थी वो 3 लाख रुपीज़ होती थी। अब इसको बढ़ाकर देखिए 25 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो सपोज करें आप एक नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप रिटायरमेंट ले लेते हैं या आप रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सपोज करें 25 लाख रुपए जो है रिटायरमेंट पे मिल जाता है। तो इससे पहले क्या था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका सिर्फ यहाँ से 3 लाख रुपए ही लेस होता, बाकी जो 22 लाख रुपीज़ है वो आपका टैक्सेबल हो जाता। बट देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी राहत दोस्तों आपको मिली है। अब ये 25 लाख में से पूरा 25 लाख जो है आपका लेस हो जाएगा, और एक भी रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों लीव एनकैशमेंट को लेकर, और जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल गोल्ड कन्वर्शन को लेकर। तो क्या था दोस्तों, अगर अब आप जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आपके पास फिजिकल गोल्ड होता है, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में जो है कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो अब आपको उसके ऊपर किसी भी तरीके का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है। तो पहले क्या होता था, पिछले सालों तक क्या होता था कि जो ये आप कन्वर्जन कराते थे फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के अंदर, तो उसको सेल मान लिया जाता था, और अकॉर्डिंगली ही जो भी आपके कैपिटल गेन टैक्स के जो प्रोविजन होते थे वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते थे, और आपको उसके ऊपर जो भी गेन होता था आपको उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब ये जो है फिजिकल गोल्ड अगर आपके पास है तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं ईजीआर के अंदर, और किसी भी तरीके का कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो सिमिलरली देखिए दोस्तों नो कैपिटल टैक्स गेन बेनिफिट्स। अब देखिए दोस्तों अब क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक जो बड़े टैक्स ब्रैकेट वाले लोग हैं या पर्सन है जो 30% से ज़्यादा का जो टैक्स में जो फॉल करते हैं, अब उनके लिए एक थोड़ा नुकसान वाली बात है। कुछ स्पेसिफाइड डेट म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों, जहां पर इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 35% से अगर कम होती है, तो ऐसे केसेस में वहां पर जो वो सेल करते हैं दोस्तों, वहां पर अब हमेशा के लिए इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही मान लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा के बाद इसको सेल करते थे, या 36 मंथ बोल सकते हैं उसके बाद सेल करते थे, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाता था, और उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता था, और जो टैक्स लगता था वो आपको 20% ही लगता था। बट अब क्या होगा, कुछ स्पेसिफाइड डेट म्यूचुअल फंड है दोस्तों, अगर आपने वो सेल किए हैं तो वहाँ पर अब आपको जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, ना रेट का बेनिफिट मिलेगा। अब उसको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वो जो है आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और आपको 30% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में फॉल करते हैं दोस्तों उनके लिए नुकसान है। क्योंकि ऐसे जो इन्वेस्टर होते थे वो क्या करते थे, एफडी में पैसा नहीं डालते थे, क्योंकि एफडी में जो उनको इंटरेस्ट आता था वो 30% टैक्स में जो है फॉल हो जाता था, वो यहीं पर इन्वेस्ट करते थे। बट अब यहाँ पर जो है ये चेंज कर दिया गया है, तो अब इनके लिए जो है वो पैरिटी में आ गए हैं। अगर वो एफडी में पैसा डालते हैं तब भी इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर पैसा डालते हैं तब भी उनको इतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सॉरी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब जो है दोनों को इक्वल ला दिया गया है, पैरिटी पे ला दिया गया है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं मार्केट लिंक डिवेंचर्स के बारे में। तो देखिए इसी तरीके से दोस्तों कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एमएलडीज के अंदर, मींस मार्केट लिंक डिवेंचर के अंदर, तो यहाँ पर भी इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही माना गया है, और अकॉर्डिंगली ये भी आपकी रेगुलर इनकम में ऐड होके इनके ऊपर भी आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन का बेनिफिट मिलता था, यहाँ पर आप 10% जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करते थे, अब वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 20% स्लैब में फॉल करते हैं या 30% स्लैब में फॉल करते हैं, तो वही टैक्स यहाँ पर भी जो कैपिटल गेन होगा आपको उसके ऊपर लग जाएगा, और इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो देखिए दोस्तों अब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अगर अब आपने पूरे साल के अंदर किसी एलआईसी के अंदर जो है 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया है, तो उस केस में जब भी ये मैच्योर होगी पॉलिसी 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो जो भी उससे आपको अमाउंट मिलने वाला है दोस्तों, अब उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा।
तो देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इस तरीके का किसी भी तरीके का चेंज नहीं था, बट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये भी कर दिया गया है कि एनुअल प्रीमियम अगर आपका 5 लाख रुपए से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो दोस्तों आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर जो कवर किए गए हैं वो एंडोनमेंट प्लान और गारंटी प्लान कवर किए गए हैं। यहाँ ये जो एप्लीकेबल होगा यूलिप्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। और सिमिलरली अगर आपको डेथ पे कोई अमाउंट मिलता है तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर पूरा ही अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि 5 लाख से ज़्यादा का अगर आपका प्रीमियम है तो फिर वो टैक्सेबल रहने वाला है। तो देखिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो देखिए दोस्तों अब जो गवर्नमेंट है वो सीनियर सिटीजन को बहुत सारे बेनिफिट जो है वो जनरली देती है। तो उनको जो है एक डिपॉजिट की लिमिट जो है उनकी बढ़ा दी गई है, जैसे कि उनकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के अंदर जो डिपॉजिट की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, इसी तरीके से उनकी मंथली इनकम स्कीम चलती हैं तो उनके अंदर जो है उनको डिपॉजिट करने की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो यहाँ पर जो उनकी डिपॉजिट की लिमिट है उसको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। वहीं अगर मैं मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करूँ, यहाँ पर सिंगल होल्डर है तो वहाँ पर जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, डिपॉजिट की लिमिट 4.5 से 9 लाख रुपीज़। अगर वहाँ जॉइंट अकाउंट है दोस्तों, जॉइंट अकाउंट के अंदर मंथली इनकम स्कीम के अंदर जो 7.5 लाख रुपये की लिमिट थी डिपॉजिट की दोस्तों, उसको बढ़ाकर अब जो है वो 15 लाख रुपये कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन्स को। सिमिलरली देखिए दोस्तों इंक्रीज इन लिमिट ऑफ प्रीजम्पटिव टैक्सेशन। तो देखिए दोस्तों 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA। अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है, मीन्स आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या स्मॉल प्रोफेशनल है, आपका जो टर्नओवर है 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं था फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती थी दोस्तों। आप क्या करते थे, प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम के जो है वो डिक्लेयर कर देते थे, जो कि 6% या 8% होता था, और प्रोफेशनल के केस में जो है 50% होता है। तो अब क्या किया गया है, इस लिमिट को बढ़ाकर जो ये 2 करोड़ की लिमिट थी दोस्तों, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, इसको 3 करोड़ कर दिया गया है 44 ADA के अंदर अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन है। इसी तरीके से 44 ADA के अंदर अगर आप प्रोफेशनल हैं, पहले ये जो लिमिट थी 50 लाख रुपए की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होती थी तो आपको स्मॉल प्रोफेशनल माना जाता था। बट अगर ये लिमिट है अब दोस्तों इसको 75 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आपकी अब ग्रॉस रिसिप्ट 75 लाख तक है तब भी आप सेक्शन 44 ADA को फॉलो कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। बढ़िया कंडीशन ये रहने वाली है कि जो भी दोस्तों आपका टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है उसका जो 95% है कम से कम वो डिजिटल मोड में ही होना चाहिए, मीन्स बैंकिंग मोड में होना चाहिए। 5% से ज़्यादा का कैश इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 44 AD और 44 ADA का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सेक्शन 54 और 54F को लेकर। तो सेक्शन 54 और 54F में क्या होता है कि दोस्तों सेक्शन 54 के अंदर तो अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस होता है उसको आप सेल कर देते हैं और वहाँ पर जो कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको पूरा कैपिटल गेन जो है वो आपको एग्जम्प्ट हो जाता है सेक्शन 54 के अंदर। सिमिलरली सेक्शन 54F के अंदर क्या होता है, कोई कैपिटल एसेट आपके पास है उसको सेल करके आप कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं तो वहाँ पर भी कैपिटल गेन जो है एग्जम्प्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इसके ऊपर कैपिंग कर दी गई है। अब ये जो कैपिटल गेन है पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी बट अब इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 10 करोड़ तक। तो इसमें दोस्तों क्या था, गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि जो भी बहुत बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं, मीन्स जो हाई क्लास पर्सन होते हैं, जैसे कोई 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ के जो बंगले खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो वहाँ पहले वो जो भी कैपिटल गेन होता था वो सारा ही उनको एग्जम्प्ट हो जाता था, बट अब ये नहीं रहने वाला है। अब इसकी लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है। अब सपोज करें आपने कोई दोस्तों घर सेल किया और उसके ऊपर आपको जो कैपिटल गेन हो गया दोस्तों वो हो गया सपोज करें 50 करोड़ रुपए का। अब आपने क्या किया दोस्तों, इस 50 करोड़ को इन्वेस्ट कर लिया और आपने एक घर खरीद लिया नया 60 करोड़ रुपए का। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक तो ये जो 50 करोड़ था आपको ये पूरा ही एग्जम्प्ट हो जाएगा और किसी भी तरीके का टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। बट अब दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या होगा, जो ये आपने 50 करोड़ का घर खरीदा था, इवन आपने 60 करोड़ का घर खरीदा हो या 100 करोड़ का नया घर खरीदा हो, अब आपको मैक्सिमम इसमें 10 करोड़ ही लेस हो पाएगा। बाकी जो 40 करोड़ है उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत बड़ा बदलाव है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के अंदर। तो देखिए दोस्तों पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो देखिए दोस्तों गवर्नमेंट हमेशा MSME जो होते हैं इनका बहुत ध्यान रखती है। तो जनरली क्या होता है कि जो MSME होता है उसको अगर आपका उसके साथ कोई एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में टर्म्स लिखी हुई है या फिर 45 डेज जो भी विच एवर इज लेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होती है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस तरीके से आपको 15 दिन के अंदर जो है उसको पेमेंट कर देनी होती है। बट दोस्तों अब एक नया क्लॉज जो है वो क्लॉज H अंडर सेक्शन 43B के अंदर ऐड कर दिया गया है और जहाँ पर स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है, अगर ये जो ऊपर टाइम लिमिट बताई गई हैं ये टाइम लिमिट 15 दिन और 45 दिन, इसके अंदर आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो कोई भी जो एक्सपेंस आपने किया होगा उस MSME के ऊपर तो उसकी डिडक्शन जो है आप क्लेम नहीं कर पाएंगे पेबल बेसिस पे। मीन्स जब आप ये एक्चुअल पेमेंट उसको कर देंगे तो तभी आप जो है उस एक्सपेंस की जो है डिडक्शन दोस्तों क्लेम कर पाएंगे। तो MSME को लेकर बहुत बड़ा
एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब देखिए दोस्तों, प्रिवेंट ऑफ डबल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि आप जानते ही हैं, जब भी आप एक होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर लेते हैं सेक्शन 24 के अंदर। तो आपने वो घर परचेज कर किया हो, रिन्यू किया हो या रिस्ट्रक्ट किया हो। तो अब क्या था, पहले क्या करते थे, आप जब उस हाउस को सेल करते थे तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन होती थी या जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होती थी, उसके अंदर वो इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करके जो है वो आप टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन को लेस करवा लेते थे। बट दोस्तों, अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जिस इंटरेस्ट की डिडक्शन आप ऑलरेडी सेक्शन 24 के अंदर दोस्तों ले चुके हैं, उसका बेनिफिट आप दोबारा नहीं ले पाएंगे। वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको अब अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन से जो है वो कम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 115BBJ। ये सेक्शन कहता है ऑनलाइन विनिंग के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 115BBJ ये कहता है कि अगर आपको कोई विनिंग होती है ऑनलाइन गेम से, तो ऑनलाइन गेम से किसी भी तरीके की अगर आपको विनिंग होगी तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। और ये जो टैक्स लगेगा ये लगेगा नेट विनिंग अमाउंट के ऊपर। और देखिए दोस्तों, ऑनलाइन विनिंग से रिलेटेड एक TDS का सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो है सेक्शन 194BA। तो देखिए, न्यू सेक्शन 194BA हैज़ बीन इंटरेस्टेड, जहां पर अगर कोई पर्सन जो है इनकम रिसीव करता है बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में जो भी पर्सन उसको ये पेमेंट कर रहा है, मीन्स जो डिडक्टर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% TDS जो है डिडक्ट कर लेगा उस नेट विनिंग अमाउंट के ऊपर। और फाइनली देख लेते हैं हम दोस्तों, इंक्रीज इन TCS रेट अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G। अब देखिए दोस्तों, जो TCS का पहले रेट था वो 5% का रेट था, अब उसको बढ़ाकर जो है 20% कर दिया गया है। सपोज करें अगर आप सेल करते हैं कोई ओवरसीज टूर पैकेज, तो 30 जून 2023 तक जो रेट रहने वाला है दोस्तों, ये एग्जिस्टिंग रेट ही चलेगा, मीन्स 5% रेट चलेगा। बट जो है 1 जुलाई से रेट चेंज हो जाएगा। और अगर कोई ओवरसीज़ टूर पैकेज सेल करता है तो अब वो पर्सन जो है 20% TCS कलेक्ट करेगा सामने वाले पर्सन से। अगर इसके अलावा कोई दूसरा केस है, कोई फॉरेन रेमिटेंस वगैरह आप करते हैं, या जो मैंने ऊपर आपको केस बताया है सेल ऑफ ओवरसीज़ टूर पैकेज, इसके अलावा अगर कोई केस है तो यहाँ पर जो 5% TCS लगता था पहले, वो लगता था अगर ये अमाउंट जो होती थी वो 7 लाख रुपये से ज़्यादा की होती थी। बट दोस्तों देखिए, अब इसको भी बढ़ाकर जो है 20% कर दिया गया है, और ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई 2023 से, और विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये जो लिमिट थी 7 लाख रुपए की, ये भी दोस्तों खत्म कर दी गई है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अब आपको 20% TCS जो है कलेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ चेंजेस थे दोस्तों जो कि आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 से या असेसमेंट ईयर 24-25 से। अगर आपको कोई डाउट है इनको लेकर तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।